हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स का पेपर देखने वाले, मॉडल सेट देखने वाले झारखंड बोर्ड के वालों बच्चों के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको वो सारा ऑथेंटिक वीडियोज़ मिलने वाले जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक भी आप मैथ्स नहीं पढ़े हो, मैथ्स का रिवीजन नहीं किए हो, तो ये कंप्लीट लेक्चर, मुझे नहीं पता कि ये कितने लंबा होगा, कितना लंबा ये वीडियो होगा, लेकिन अगर आप इतना सा भी, अगर आप ये वीडियो सिर्फ आप देख लेते हो तो विश्वास मानो आपका कंप्लीट मैथ्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किए हो, तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका टोटल जो क्वेश्चन आने वाला है, टोटल क्वेश्चन आपका फुल मार्क्स 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। जो टाइम होगा वो 1 घंटे का होगा, ठीक है। और आपका OMR पे होने वाला है एग्जाम। तो OMR आपको बहुत अच्छे से फिल करना है, गलत नहीं करना है। और अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जैक खुद रिलीज किया है, जैक बोर्ड खुद रिलीज किया है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके बोर्ड में जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, 8 बोर्ड के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो इसी पे आधारित होगा, इसी के अनुसार होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे कॉन्सेप्ट को करना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 विल बी, 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है पहले ये समझो, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। मतलब 5 का इनवर्स आपको मल्टीप्लाई कर रहा हो, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। देखो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 5 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज आपको 1/5 दिया होता और आपको पूछता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, तो आप इसको क्या लिखते, डायरेक्ट 5 लिखते हो और यहाँ से 5 कट जाता और आपका कितना आता, 1 आता। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम समझते हैं, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आंसर डी, ऑप्शन डी। सेकेंड है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। मतलब अगर आपको 1 चाहिए तो 7/23 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में समझे कि कैसे करना है। तो 7/23 को, अगर 7 यहाँ पे क्या है, 23 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 23/7 से, इस तरीके से, तो यहाँ से 23 यहाँ से कट जाएगा, ये 7 और कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 23/7। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। इसमें आपको देखना है कि स्क्वायर नंबर इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 12। ऑप्शन 12 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो 121 ये किसका स्क्वायर नंबर है, ये 11 का है। तो इस तरह के नंबर को, जैसे 49 किसका है, 49 किसका स्क्वायर नंबर है, बताओ आप, 7 का है। 36 कितना का है, 6 का है क्या, लेकिन 12 किसका स्क्वायर नंबर है, नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 441 एंड 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, ये सब इतना इजी क्वेश्चन है ना कि बस अब अगर बेसिक क्लियर रखे हो, अगर आप बेसिक चीज़ जानते हो मैथ्स का ना, तो आप सारा क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे। ठीक है, 8 क्लास का, आप सिर्फ अगर 8 क्लास का बुक को अगर आप बेसिक भी चीज़ पढ़े ना, तो आप सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। बट यू जस्ट डोंट वरी, अगर नहीं भी आप पढ़े हो तो इस कंप्लीट 50 क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट के साथ ये कंप्लीट होने वाला है, ये क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि 441 एंड 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। 441 एंड 484 पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच टोटल कितना संख्या है, 3 है। अब देखो कौन कौन सा आपको नहीं समझ में आता ना, यू जस्ट डोंट वरी। आपको क्या करना है, आपको 441 से लेके 484 तक आपको क्या करना है, आपको सारा काउंटिंग लिख देना, 442 443, और इस तरीके से आपको इसके बीच आपको 3 नंबर मिलेगा, 49 64 और 81। ये आपको 3 नंबर मिलेगा और ये 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है। एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा कितना 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है, कि फर्श है क्या है नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। बस एक चीज़ आपको देखना है कि ये क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, दैट इज वर्ग। और हम लोग वर्ग का प्रॉपर्टी क्या है जानते हैं। वर्ग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो चारों इसका साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक किनारा 5 मीटर दिया हुआ है, तो जब अभी हम बताएं कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या दिया हुआ है 5, तो इसका 5 मीटर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, मतलब 25 वर्ग, ठीक है, मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी पर 25 वर्ग मीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, -7 का होल क्यूब का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कर लेगा। अब ये क्वेश्चन किसका है, घातांक वाले चैप्टर से है। और घातांक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक भी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देखिए अब इसको करने का तरीका क्या है, -7 को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना, -3 का होल क्यूब, -7 का होल क्यूब, मतलब -7 को 3 बार लिखना, -7 और -7, तो कितना हो जाएगा -343। आप लोगों को तो पता है कि माइनस कैसे हो, क्योंकि जब भी माइनस को विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होता है, माइनस ही होता है। और जब सम संख्या के साथ होता है तो माइनस क्या चेंज हो जाता है, किसमें, प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ गए। देखिए घनमूल से भी क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि इतना का घनमूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है, अब इसका क्या पूछ रहा है कि घनमूल क्या होगा, घनमूल पूछ रहा है। तो घनमूल हम लोग बोलते हैं कि 3 का हम लोग पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बना के करते हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक से आप लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता है तो बस इतना याद रखो, घनमूल में इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो 3 का पेयर आपको बना के आपको वहां से एक एक निकाल, जैसे 2 का यहाँ पे कितना है 3, तो 1 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 का कितना है 3, तो यहाँ पे 1 3 ले लेंगे। यहाँ पे 4 का कितना है 4 का 3 है, तो यहाँ पे 1 4 ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 12 देना 24, मतलब ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार फिर से इसको देखना। और हाँ, जो जानते हैं वो आप क्विक रिवीजन करिए, आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो अभी भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किए और ये लेक्चर आपको मिला है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए पेशेंसफुली, ठीक है, पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम दो और इस लेक्चर को जरूर देखो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इजी। और विश्वास मानो, अगर आप थोड़ा सा भी इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आप सारा क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इसी के आधारित आपको क्वेश्चन पूछने वाला है और यहीं से क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसी के अनुसार आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि एक पूर्णांक a का पावर m के लिए m कहलाता है। तो जब भी पावर होता है ना, वो उसका कहलाता है एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं घातांक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये सब ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये जो टर्म यूज किया जाता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मतलब कि थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कोई भी आपका है ही नहीं, मतलब कुछ सॉल्व करिए तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा ये सब सॉल्व करने में। अगर आप थोड़ा भी अटेंटिव हो के क्लास अटेंड करते हो, क्लास में रहते हो अटेंटिवली, तो आपको सेकंड नहीं लगेगा ये सब क्वेश्चन करने में। समझ रहे हो मेरी बात आप, ओके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, उस टॉपिक पे आपको एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बना दिया जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 1 था। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है क्या है, आप बताओ। इसका उल्टा करके लिखो, मतलब देखो क्या बोले कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आना चाहिए, तो सेम नंबर को अपोजिट करके लिख दो। तो 2/3 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2, तो यहाँ से 2, ये 2 कट जाएगा, ये 3 यहाँ से 3 कट जाएगा, क्या आ गया 1। अब देखो 3/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, a⁴m इंटू b⁴m के बराबर होगा। a का पावर m और b के पावर m के बराबर होगा, क्या होगा। ठीक है, अब देखो
घातांक वाले चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ये तो एक फॉर्मूला है, ये कोई भी अगर कोई बच्चा फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ना, मतलब इससे क्या पता चलता है कि आपको फॉर्मूला भी पढ़ लेना है, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा रहा है। आपको इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर करना है और ये सेकंड नहीं लगेगा आंसर करने में आपको। तो बस थोड़ा सा आपको क्या करना, अटेंटिवली अपने मैथ्स बुक को भी पढ़ लेना है और इस चैनल पे हो तो ये वीडियो बिना स्किप किए देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो ए और बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका होल पावर एम हो जाएगा। ठीक है, तो एम एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और एम एक बार बी के साथ, इस तरह ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, मे भी हो सकता है 3 डिजिट का दे, मान के लिखे रहेगा ए बी सी का होल पावर एम। तो एक बार एम किसके साथ होगा, ए के साथ, एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, एडिशन है। चलो ऐड करते हैं। कैसे ऐड करना है, 4a प्लस 3b, नहीं 3b लिखोगे फिर गलत हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, b3, ठीक है, प्लस करना। अब देखो ऑप्शन ना एलिमिनेट करने के लिए सीखो। अब यहाँ पे दिया है आपको कितना, 55, टोटल सम करके कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। देखो 4a और b3 क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखो, अब आप बताओ, आप ना उधर दिमाग मत लगाओ कि क्या ऐड करेंगे नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में करो कि अगर 3 है तो क्या ऐड करेंगे कि 5 आएगा, सिंपल। तो ए में क्या ऐड करेंगे, देखो अब ऑप्शन पहले यहाँ देखो, ए में यहाँ 3 है, अगर यहाँ पे ए की जगह 3 रखेंगे क्या ये आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन टोटल यहाँ पे कितना है, 55 है। तो अब ये तो होगा नहीं ये ऑप्शन। अब इसको देखो a = 1, अगर a 1 रखते तो ये 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। a = 2, हाँ 2 रखने पे हो सकता है। अब देखो ये दोनों ऑप्शन में अब थोड़ा सा a और b में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अब देखो, अब है दूसरा कि 4b 5, मतलब b की जगह भी क्या होना चाहिए कि 5 हो। अब देखो b की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। चलो आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा ठीक है, आंसर तो मिल गया, लेकिन एलिमिनेट करने का तरीका समझो। अब यहाँ पे b3 है, b3 4 3 7, अगर यहाँ पे 7 होता तो ये ऑप्शन होता, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि यदि 234x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। अब x का मान क्या होगा अगर संख्या 234x। देखो अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से आपको क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको अब जानना होगा। तो पहले समझो, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, आप बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जितना देरी मैं आपको टाइम देती हूँ उतना देरी में आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है ताकि एटलीस्ट आपको खुद पे कॉन्फिडेंट आएगा कि यस आप जानते हो, आप भी एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हो, इसलिए आपको कमेंट करना है जो भी मैं बोलती हूँ। चलो अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। तो 2 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर में अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज इतना बड़ा नंबर हो, लास्ट में 3 हो। अब बताओ क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये लास्ट में क्या है, 3 है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 2 4 6 एंड 8, ये 3 चीज़ होना चाहिए, ये 5 चीज़। ठीक है, 5 नंबर कौन कौन सा, 0 2 4 6 एंड 8। अब बताओ ये नंबर कहीं भी रहे तो आप कह दो आसानी से कि नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर को क्या होना होगा, 2 से भी डिवाइड होना होगा। और ये नंबर अगर आप चाहते हो कि 6 से डिवाइड हो तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना होगा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना होगा। तो 2 से डिवाइड होने के लिए अब तो समझिए कि क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। अब चलो 3 आप नहीं जानते हो तो एलिमिनेट करने के लिए सीखो। ठीक है, अब
5, अगर x की जगह पे 5 पुट करते हैं तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर हम 9 पुट करते हैं x की जगह पे, क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, हम लोग ऑप्शन जानते हैं। अगर 3 पुट करेंगे तो नहीं होगा, यस। तो 6 पुट करेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जो, ठीक है, 2 को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है, मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है। एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है, क्या है? ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, बहुत सिंपल है भाई, ये बहुत सिंपल है, समझ लो कैसे सिंपल है। अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और आपको पूछे कि x का आपको कॉपी, अच्छा और एक आपको इक्वेशन देते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे समझ में आए। प्लस की जगह पे माइनस कर दिए 4x, और हम आपको पूछेंगे कि बताओ, ठीक है, x का आपको कोफिशिएंट बताना है इक्वेशन 1 से। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन ये 2 है, तो x का कोफिशिएंट बताओ कहाँ से? इक्वेशन 2 से। कौन सा होगा बताओ आप, क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम 4 हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। देखो कोफिशिएंट गुणांक कैसे लिखना है, जब भी जिस भी चीज़ का पूछा जाए उसके आगे वाला नंबर, मतलब यहाँ पे x का गुणांक पूछा जा रहा है तो ये आगे जो भी नंबर है और जो साइन रहेगा उसको भूलना नहीं है, उसको साथ में, मतलब कि x के साथ क्या है? -4 है, तो इस ऑप्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए x का गुणांक क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और इक्वेशन 1 के लिए x का जो वैल्यू हो जाएगा, गुणांक, वो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा, +1। समझ में आया? तो अब इस क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो कितना है? 4/7। अब देखो किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 बोलता है a+b और a+b का मान होगा। लो भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर आप 8 क्लास में हो ना, तो मैं ये विश्वास कर सकते हो आप पे कि आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा। ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया गया a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर फॉर्मूला नहीं भी जानते हो ना भाई, तो आप तो इतना जानते हो ना कि जब दो ब्रैकेट में कोई भी नंबर होता है या कुछ लिखा हुआ होता है और बीच में कोई साइन ना हो, तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का। उसका मतलब क्या साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो चलो a+b और को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a+2 का स्क्वायर का मान लो। क्वेश्चन नंबर 14 को ही रिपीट कर दिया गया। अब बोलोगे मैम कहाँ रिपीट किया? भाई रिपीट ही तो किया है। वो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया, और उसी फॉर्मूला को फिर यहाँ पे बस डिजिट चेंज करके पूछ लिया गया। अब वहाँ पे a+b का था स्क्वायर, यहाँ पे a+2 का स्क्वायर था। तो हम सब जानते हैं a+2 का स्क्वायर क्या होगा? a+b का होल स्क्वायर जानते हैं, तो उस पर इसको पुट कर देना। जैसे देखो a² एक बार एक स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a कितना है? a और b कितना है? 2, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4a। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? a² +4 4a। देखो यहाँ पे दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे दिख रहा है? नहीं। देखो यहाँ दिख रहा है a² +4a, 4a मिल गया +4, यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5a² b का सार्वगुणनखंड हो गया। सार्वगुणनखंड, ठीक है, फैक्टर पूछ रहा है 5a² b का फैक्टर। तो 5a² b का क्या फैक्टर होगा बताओ आप जल्दी से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, आप फैक्टर निकालने के लिए तो सीखे हो ना। चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड। देखो फिर से वही 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब पहला चीज़ तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो ये सारा किस में है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव वाला तो आंसर होगा नहीं। तो नेगेटिव वाला तो ऐसे ही काट दो, ये दोनों नेगेटिव वाला है, यहाँ भी नेगेटिव वाला है, देखो एक ही पॉजिटिव वाला मिला। आप नहीं भी जानते हो ना, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना, बस दिमाग लगा के और एलिमिनेट करके आप कर लोगे, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करना है सीख रहे हो कि देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन किस में है?
प्लस में है, सब किस में है, प्लस में है। तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, तो माइनस वाला को ऑलरेडी हटा दो, ये माइनस में है, ये माइनस में, इसको हटा दो, बचा कौन सा, एक, तो वही आंसर होगा। आप नहीं भी जान रहे हो तो एक बचा तो वही आंसर होगा ना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात ना। ओके, आप फॉर्मूला नहीं जानते हो, आप नहीं जाने फॉर्मूला, क्या कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना होगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। ठीक है, कि यहाँ पे ये सब पूरा प्लस में दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है जो ऑप्शन, तो वो तो ऐसे ही नहीं होगा, तो उसको कट कर दो और जो एक बचा वही आंसर हो जाएगा, और कोई तो हो नहीं सकता दूसरा। समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। देखिए, जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, ये याद रखना, रैखिक में दो होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आपका यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका दो होता है, इस तरीके से होता है, एटमोस्ट दो। तो अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे मैम आप बहुत इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं। बच्चा, आप ना जब आप सीनियर क्लास जाओगे तो आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा सब चीज़ का, तो धीरे धीरे अभी से ही वर्ड बाय वर्ड आप इंग्लिश जानना शुरू कर दो। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके साथ, लेकिन आप कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अब देखो, रैखिक समीकरण से फिर दो क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि कितना हल होता है। चलो अब हम लोग इस इक्वेशन से देखते हैं कि एक हल होता है कि नहीं। अभी हम लोग पढ़े कि रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। तो इस समीकरण से हम लोग जानेंगे कि एक हल कैसे होता है, प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा। ओके, ध्यान से समझो। 5x + 7 है इक्वल टू 2x + 8। तो चलो x को एक साइड कर दो, तो यहाँ पे इक्वल है, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। 5x - 2x इक्वल टू 8 - 7। तो 5x में 2x गया तो क्या बचा, 3x इक्वल टू 8 में 7 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना निकला, 1/3। देखो एक ही तो वैल्यू आया ना, आया कि नहीं, एक वैल्यू आया ना। ओके, तो ये हमारा था क्या, रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके, अब हम लोग समझते हैं इसका। हाँ, तो इसका आंसर हम लोग का क्या आया था, 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। अब हम समझते हैं 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए। देखिए टोटल आपके पास आम कितना है, 50। ध्यान समझो, आपके पास टोटल आम है 50। ठीक है, मतलब ये क्या है, 100% है, ये आपका क्या है, 100% है। तो 100% में 40% आम पके हुए हैं। 100% में 40% आम पके हुए, मतलब 50 का 40%। यही समझ लो, यही है ना, 50 का 40% आम क्या, पका हुआ है। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी। आप बताओ, यहाँ से पका हुआ आम पूछ रहा है कि 40% आम पका हुआ है, तो 40% में कितना आम आएगा वो पूछ रहा है, कितना का, 50 का। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, आप बस ध्यान से समझ लेना इस लेक्चर को, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो चलिए 50 का 40% निकालते हैं। 50 × 40 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, कितना निकला, 20। मतलब 20 ऐसा है कि आम पका हुआ है, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है कि 40% आम पके हुए हैं, तो बताइए कि कितने आम नहीं पके हैं। ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि कितने आम नहीं पके। तो पका हुआ आम निकाल दिए 20, तो क्या नहीं पका हुआ आम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कि टोटल आम है 50, 50 में 20 आम पका हुआ है, तो 30 आम नहीं पका होगा। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है कि 50 में 40% आम पका हुआ है, मतलब 20 आम पका हुआ है, तो मतलब सिंपल सा है कि 30 आम नहीं पका हुआ। तो वैसे क्वेश्चन अगर होता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बट्टा प्रतिशत वस्तु ... फिल इन द ब्लैंक है पर परिकलित किया जाता है, मतलब डिस्काउंट % इज कैलकुलेटेड ऑन द ऑफ द आइटम। अब एक बात बताओ, सिंपल सा, ठीक है, बताओगे ना, ध्यान से सुनो। आप गए मार्केट, आप जाके एक अच्छा सा ड्रेस खरीदे। अब जब आप ड्रेस खरीदे, दुकानदार बोला कि ये है आपका 500 का,
ठीक है। आप बोले कि नहीं नहीं 500 तो नहीं देंगे, 380 देंगे। आप क्या बोले? 380 देंगे। चलो दुकानदार मान गया, ठीक है, आपकी बात वो मान लिया और 380 में वो आपको दे दिया ड्रेस। अब बताओ आपको डिस्काउंट किस पे मिला? ये 500 पे। 500 वहाँ पे क्या लिखा था? टैग था, ठीक है, मतलब MRP लिखा हुआ था कि MRP इतना है, आपको 380 में आपको देंगे। तो किस पे? MRP पे, मतलब फेस वैल्यू जो अंकित मूल्य था आपको उस पे डिस्काउंट मिला, ठीक है। और हाँ, अगर पूछा जाता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब दुकानदार के लिए ये तो MRP है, अंकित मूल्य है, फेस वैल्यू है, लेकिन 380 क्या हो जाता? 380 उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है, विक्रय मूल्य। तो इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, अंकित मूल्य पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि x बाय वाई इक्वल टू के में k को कहते हैं। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। आप मैथ्स को ना बस बेसिक चीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक लेक्चर अपलोड कर दूँ, मतलब आपके लिए एक लेक्चर अपलोड कर दूँ। एक्स बाई वाई इक्वल टू के में के को कहते हैं। देखो जब भी ऐसा होता है ना के, तो के इसको स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्थिरांक बोलते हैं। ये जो इस कांस्टेंट का मतलब क्या था? फिक्स्ड वैल्यू। जो यहाँ से के निकलेगा वो क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू होगा एक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो अगर एक्स और वाई दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई इक्वल टू के, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझो मेरी बात। ट्राइंगल का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे किसका बात कर रहा है? चतुर्भुज का। चतुर्भुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब तीन कोण तो 90 डिग्री हो गया है। तीन कोण क्या हुआ? 90 डिग्री, मतलब 270 डिग्री हो चुका है, ठीक है, समझ गए। तो अब कितना बच रहा है? 90 डिग्री। 360 कंप्लीट होने के लिए अब कितना बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 90 डिग्री। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? देखो इस लेक्चर में अगर मैं सबका प्रॉपर्टी बताने लगूँ ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जान लो, आयत हो जाएगा इसका आंसर, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी षटभुज मतलब हेक्सागोन का योग कितना होता है? देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या बात करें? षटभुज का मतलब हेक्सागोन का मतलब n कितना है? 6 है, ठीक है। n कितना है? 6 है। देखो ठीक है, अगर पेंटागोन होता तो कितना होता? यहाँ पे हेक्सागोन है। अगर हेप्टागोन होता, हेप्टा, तो कितना होता है? 7। ऑक्टा होता तो कितना होता है? 8। नोना होता तो कितना होता? 9। डेका होता तो कितना होता? 10। तो यहाँ पे कितना n कितना होगा? 6 होगा। अब यहाँ पे 6 पुट कर दो तो एक जो षटभुज होता है, हेक्सागोन होता है, देखो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 माइनस 2 क्या होगा? 4। 4 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा? 720। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा? इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से
किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज से कोई भी आपका बहुफलकी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब नेक्स्ट है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो त्रिविमीय आकार मतलब 3D फिगर का पूछ रहा है, तो कौन से 3D फिगर में आकार शीर्ष नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोला। गोला में कोई भी शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, शीर्ष आप जानते हैं कि शीर्ष किसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट है 29। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और चलो मैं बता देती हूँ कि शीर्ष किसको बोलते हैं। मान के देखो ये ट्राइंगल है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हुआ, शीर्ष हुआ। अब गोला, अगर आप फुटबॉल देखे हो, ये आपका फुटबॉल है। ठीक है, ये आपका क्या है, फुटबॉल है। क्या फुटबॉल में कहीं भी आप देखें ये शीर्ष इस तरह का कोना है, कहीं नहीं है। कोन है क्या, कहीं पे नहीं है। तो जिसको क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोला जाता है। तो प्रिज्म में भी होता है। देखो प्रिज्म में ऐसा ही होता है, ट्राइंगल के जैसा। पिरामिड भी ट्राइंगल के जैसा ही बनता है। और शंकु जो बर्थडे वाला आप कैप देखे होंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे है, लेकिन स्फेयर में कहीं नहीं है, गोला में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो फिर से 29 क्वेश्चन फिर से आपको पूछ लिया गया, क्या फॉर्मूला ही है कि आयत का क्षेत्रफल है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, आप बताओ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, समझ रहे हैं क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो फॉर्मूला पूछा जा रहा है भाई, आप सेकेंड में आंसर करोगे। ठीक है, अगर हम नहीं भी पढ़ के गए ना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हो ना, तो बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो ईजिली कर लोगे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वर्ग की एक भुजा की लंबाई। देखो फिर से सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व, वर्ग की एक भुजा की लंबाई। और वर्ग हम लोग जानते हैं कि सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसको एक भुजा, ठीक है, वो क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 25 सेंटीमीटर है, तो सब भुजा क्या होगा 25 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप निकालने के लिए अगर आप नहीं जानते हैं तो एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, बस आप उसको याद कर लो। ठीक है, सारा साइड का जो लेंथ है इसको ऐड कर दो, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, सबको ऐड कर दो। तो 25 बार 25 को 4 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, बताओ आप बताओ क्या आएगा। ये आएगा 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए, आप फॉर्मूला परिमाप का नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है कि जो भी साइड दिया रहेगा सारा साइड को आपको क्या करना है, ऐड कर देना, आपका परिमाप निकल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है, आप बताओ। अभी मैं बताई थी 3D फिगर, 3D फिगर 2D फिगर। देखो ये जो डी होता है ना, 2D, डी फॉर डायमेंशन। क्या होता है डायमेंशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशन। 3D मतलब 3 विमा, 2D मतलब 2 विमा। तो वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है क्या कहलाती है, आप बताओ। 3 में कहलाती है, मतलब 3D कहलाती है। समझ में आ रहा है, मतलब 3 विमा, लेंथ ब्रेथ और विड्थ भी। और जो 2D फिगर होता है उसमें लेंथ और सिर्फ ब्रेथ होगा, कोई भी 2 चीज होगा। समझ रहे हो इस चीज को? ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 32, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स विल बी। क्या होगा आप बताओ, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि सरफेस एरिया पूछ रहा है। चलो ये भी फॉर्मूला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आंसर, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, ये आपको फॉर्मूला पूछा गया है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आंकड़े। यहाँ पे आंकड़ा कुछ दिया, उसका परिसर है, मतलब आपको परिसर निकालने बोला। मैं बताऊं बहुत बहुत ईजी तरीके से आप समझो कि परिसर निकालने के लिए सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। बस याद रखो, कुछ भी याद नहीं रखो। अब देखो चलो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, 8, 4, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 15। क्या निकल गया है 15। सबसे छोटा नंबर क्या निकल गया है 1।
तो 15 में 1 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 14। यस, सो आर ऑप्शन इज बी। ठीक है, द ऑप्शन विल बी बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 14। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष से वाई इकाई की दूरी पर, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट ना 9th क्लास का है, ठीक है, लेकिन अभी भी आप, मैं समझा रही हूँ, आप समझ लो। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी, चलो पहले अक्ष बनाते हैं, ठीक है। देखो ये है, ये है, ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पे 0 0 इसका ओरिजिन है, 0 0, यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 1 2 3। अब देखो, अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनो, उस चीज़ को याद रखना। जब भी एक्स एक्सिस से बात करेंगे दूरी का, क्या बोलेंगे, जब एक्स एक्सिस से दूरी का बात करेंगे तो वो डिनोट किस पे होगा, वाई पे, ठीक है। तो एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पे, मतलब अगर एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी है तो किस पे जाएगा, वाई पे। चलो यहाँ पे 3, ये तो वाई के निकल गया, ठीक है। एंड वाई अक्ष से 6 इकाई, वाई, देखो ये वाई है, ये लाइन क्या है, वाई है, तो वाई से 6, देखो ये, तो हम लोग डिनोट करने कैसे करते हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या है 6 और वाई क्या है 3, तो एक्स वाई मतलब 6 और 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, 6 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर 35, देखो वर्गमूल पूछा गया है, जिसका तो आप सीधा आंसर कर लोगे, क्या होगा आप बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.09, ठीक है। करके बताना पड़ेगा क्या, नहीं ना, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग कर लोगे। वर्गमूल ही पूछा जा रहा है, तो 0.0081 का जो वर्गमूल होगा 0.09, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36, कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दो क्रमागत वर्ग संख्या बताओ, मान के एक आप लेते हो 36, या फिर एक 4 आप ले लिए, ठीक है, 4, और एक कितना ले लिया आप, 9 ले लिए। तो 4 और 9 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक भी नहीं, 0। देखो 5 आता है 4 और 9 के बीच, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या के बीच और भी कोई वर्ग संख्या नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस विकल्प में 2/3, 11/15 एंड 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया। जब भी इस तरह का संख्या दिया रहेगा फ्रैक्शन में, ठीक है, रेशनल नंबर में दिया रहेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस उसको एलसीएम लेके सबका डिनोमिनेटर को, मतलब बेस को, ठीक है, अंश बटा हर जो आप लोग बोलते हैं, हर को, सारे हर को आपको क्या करना है, इक्वल करना। तो अगर ये इसका इक्वल करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और आपको इक्वल करना है, तो अब सबका जो डिनोमिनेटर है, मतलब बेस है, नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा, 20 से, तो ऊपर भी करना होगा 20 से, तो ये कितना आ गया 40/60। इसी तरीके से सेकेंड वाला करोगे, ठीक है, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा, क्योंकि हम लोग को नीचे सेम करना है, तो 15 को 4 से, तो ये क्या हो जाएगा बताओ आप, 44/60। और 5/12 बताओ, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 25/60, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हुआ, 44/60, मतलब 11/15। अब देखो 11/15 कहाँ का, यहाँ पे शुरू नहीं है, यहाँ पे शुरू नहीं, ये गलत। 11/50 के बाद कौन सा है, 40/60, मतलब 2/3। देखो ये तो यहाँ पे नहीं है, 2/3 लास्ट में, 2/3 तो ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये तरीका मुझे पता है कि पहले आप लोग कभी अप्लाई नहीं किए हो, इस तरीके का एलिमिनेट करने के लिए आप नहीं सीखे हो, मैं बता रही हूँ, बस ध्यान से इस लेक्चर को 1 2 बार 3 बार 4 बार आप देख लेना, आपको अच्छे से बहुत फ्लुएंटली करने लग जाओगे। अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38, 5/9 प्लस ब्रैकेट -8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखो
बहुत भाई लल्लू क्वेश्चन है, ऐसे आप समझ लो। देखो कैसे, कितना सिंपल सा है। आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न का जोड़ आपको कुछ पूछ लिया। देखो तो 5/9 प्लस और वो माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा ठीक है, आप समझ लो, ये प्लस है, ये -8/9। अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5/9 -8/9। अब इसको सॉल्व करो, -3/9 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 3, तो -1/3। देखो कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2, तो a टू द पावर b एंड b टू द पावर a का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। a तो a क्या है -1 है, और पावर क्या है b 2, इंटू b क्या है 2, और पावर क्या है -1। देखो तो जब भी -1 का पावर 2 करते थे 1 हो जाता है, इंटू 2 का पावर -1 मतलब 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 40। 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर 0 डिग्री से लेके, याद रखो, अब देखो न्यून कोण, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, अधिक कोण क्या होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। देखो 120 क्या 90 से बड़ा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समकोण जहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल को आप ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। जब दो एंगल को जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे पूरक कोण बोलेंगे। समझ में आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अब है 41 क्वेश्चन नंबर। रामानुज कौन है, वैज्ञानिक है, नहीं वैज्ञानिक तो नहीं है, वैज्ञानिक है नहीं, रसायन वैज्ञानिक नहीं, जीव विज्ञान नहीं, ये गणितज्ञ है। ऑप्शन नंबर डी। संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। संख्या ए, देखिए तो ये आप लोग जानते हैं पहले क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा। देखो इकाई दहाई सैकड़ा, दहाई में 1 0, इकाई में एक भी 0 नहीं, दहाई में 1 0, और सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 2 मतलब 1 10 100। ठीक है, अब यहाँ पे करके देखो, यहाँ भी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ भी वैसा कुछ नहीं है, यहाँ तो उल्टा ही लिखा हुआ है। ठीक है, ए के लिए यहाँ पे 100 जब भी काउंट किया जाता है, कहाँ से काउंट किया जाता है राइट साइड से काउंट किया जाता है, इधर से इस साइड से काउंट किया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ तो गलत तरीके से काउंट किया गया, लिखा गया। समझ रहे हो। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 42 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीज व्यंजक है, मतलब इसमें से कौन सा 2 पद है, किसमें 2 पद। चलिए जल्दी से आप बताओ। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, x² - ये आपका द्विपदी है। ठीक है, घन का कुल लो, ये क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े थे जहाँ पे l की जगह x² लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया। तो देखो आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिलीव मी, टेस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, टफेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा, बस आपको बेसिक से पढ़ के जाना। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। अब इसमें देखो धनात्मक परिमेय संख्या -5 ये तो ऋणात्मक है, -1/2 ये भी ऋणात्मक है क्योंकि माइनस है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो बोर्ड है जैक बोर्ड, वो ऑप्शन बी आंसर किया, ठीक है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी है क्योंकि 3/2 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस अगर कट जाएगा तो ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर हुआ। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो सी और डी दोनों आंसर हो सकता है। समझ रहे हो। ओके, अब 46 क्वेश्चन 46 है 32.768 का घनमूल होगा। बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखो पहले चीज़ तो यहाँ पे 8 है, क्या है 8 है। आप ना बेसिक सॉल्व मत करो क्योंकि ऐसे में फिर टाइम लग जाएगा। अब बिल्कुल आप उस तरीके से मत सॉल्व करो, अब बस एलिमिनेट करने के लिए सीखो। अब यहाँ पे अगर देखो 6 का क्यूब करेंगे तो क्या 8 आता है, नहीं, 6 का कितना भी कर लो वो 6 लास्ट का जो नंबर आएगा वो 6 ही आएगा। 3 का भी नहीं आता है, ठीक है, 5 का भी नहीं आता है, लेकिन 2 का आता है। देखो
2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो ये आता है। और लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 8, मतलब 3.2। आपको विश्वास नहीं होता आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 3 टाइम्स, आपको ये नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 47, 11/25 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि वो क्या आना चाहिए, -11/25 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक तरह से, और आप लोग समझिए और अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। 11/25, अब हम लोग को जो नंबर को नहीं पता होता है उस नंबर को हम लोग क्या मान लेना है, x मान लेना। ये सॉल्व करने का तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लाना क्या है, -11/25। अब जब डिवाइड होता है तो वो किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो 11/25 इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -11/25। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। 1 इक्वल टू -x, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे कोई देखो ऑप्शन है, -1 कहीं भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 0.25 का वर्गमूल होगा। कितना लल्लू सा क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप, इसका आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है। बेसिक तरीका सॉल्व करना चाहते हो, देखो करो, 0.25 है, 0.25, यहाँ पॉइंट में 2 डिजिट है, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 2 डिजिट बैठाओ, ठीक है। 25 किसका होता है, 5 का, और 100 का क्या होता है, 10। तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे 0.5, देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट है 49। अब हम लोग लास्ट ये में पहुँच गए हैं। 49 क्वेश्चन बोलता है, जब भी देखो, जब भी इस तरह का बेस सेम होता है ना, तो पावर को क्या कर दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है। तो x + 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 - 3, इधर ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x इक्वल टू -2। अब इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आ रहा। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। देखो, त्रिभुज 2D है, वर्ग 2D है, आयत 2D एंड गोला। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोला, स्फेयर। तो ये था आपका टोटल मैथ्स का, तो ये टोटल था आपका 50 क्वेश्चन मैथ्स का मॉडल सेट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इसी बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और मेरी कोशिश थोड़ा सा आप पे काम करेगा। तो ये कंप्लीट 50 क्वेश्चन था। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो इस लेक्चर को दोबारा आप देख लेना। मैं ये 100% कह सकती हूँ कि आपको दोबारा जब आप देखोगे तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप किस झारखंड के किस ज़िले से देख रहे हो, आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान सकूं कि ये लेक्चर कौन कौन से झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।